अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जे भाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के आदम जी के गवर्नमेंट कॉलेज जो है टॉप कॉलेज ऑफ कराची बॉयज़, उसका फ़िज़िक्स का प्रीलियम पेपर मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। साथ रहिएगा मेरे। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं आपको MCQs और न्यूमेरिकल्स बताऊंगा और बाकी मैंने आपके लिए जो काम किया है वो ब्रीफ करूंगा, तो तवज्जो रखिएगा ज़रा। बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। MCQs के लेफ्ट पे मैंने आपकी सहूलत के लिए लिख दिया है कि ये चैप्टर के इन्होंने MCQs दिए हैं, ये चैप्टर के नंबर हैं। सही है, पहली बात हो गई क्लियर। दूसरी चीज़, जहाँ जहाँ अंडरलाइन है इसका मतलब है कि वो उन्होंने बुक से हट कर MCQs दी है। जहाँ जहाँ अंडरलाइन है, यानी तकरीबन 4 MCQs ऐसी हैं जो उन्होंने देखने के लिए दिए कि स्टूडेंट कैसे हैं, यानी रट के आए बुक के सारी या कुछ आता है हमको। पहली MCQs बुक की वर्ड टू वर्ड, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। दूसरे में लिखा हुआ है स्पीड ऑफ साउंड, ये चैप्टर नंबर 12 का है कि प्रेशर डबल कर दें तो क्या होगा, 332, नो चेंज 332 ही रहेगा। उसके बाद चैप्टर 11 की ऑसिलेशन की है, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अच्छा, इसकी मेरी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हैं। चैप्टर वाइज पहुँच जाइएगा, आपको मिल जाएगी तफसील कि ये क्यों है। अच्छा, ये जो चैप्टर नंबर 3 की थोड़ी सी चेंज की है, बुक में 20% है, 10% पे 11, फिर 22, 20, 33, 44, इस तरह जो है ना परसेंटेज 5-5 बढ़ाते जाएंगे। अगर आप मोमेंटम की तो काइनेटिक एनर्जी उसी रिस्पेक्ट से बढ़ती जाएगी, तो इसी बुनियाद पर यहाँ पे आ जाएगा 69, 66 नहीं होगा, 69 होगा। कैपेसिटर चैप्टर नंबर 9 का जो है इसका 4 फैराड है, ये बुक की है वर्ड टू वर्ड, एक्सप्लेनेशन आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। अच्छा, ये भी बुक में नहीं है लेकिन थ्योरी में है इसका कि दो नोड्स के दरमियान का फासला क्या होता है, यानी एक नोड ये है और दूसरी नोड ये है, तो हाफ वेव है ये, तो इसलिए इसका हो जाएगा λ/2। इसको नोड कहते हैं जो फिक्स पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इसका जवाब आएगा λ/2। अगर नोड और एंटी नोड का पूछ लेते तो वो आ जाता λ/4। हिल, ये जो है बुक का है वर्ड टू वर्ड, चैप्टर नंबर 13 फिजिकल ऑप्टिक्स का, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अच्छा, 8 में मिस प्रिंटिंग है आदम जी कॉलेज में, 8 की क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, इसकी ऑप्शंस यहाँ लिखी हुई हैं, तो मैंने ये भी आसानी कर दी। अगर किसी वजह से कॉलेज का पेपर है, वैसे मैं कोशिश करूँगा इसका PDF या लिंक डाल दूँ। तो ये वाली जो MCQs है, द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, इसका जवाब आएगा यहाँ से उठा के, यानी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सही है जनाब। इसके बाद है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक सवाल, ये बुक में नहीं है लेकिन इसके जिसने न्यूमेरिकल किए होंगे उसको आते हैं। ग्रेटिंग एलिमेंट जो है ना D होता है। अब जो D है ये नंबर ऑफ लाइंस का रेसिप्रोकल होता है, यानी ये L/N। तो अब आप अगर इस 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर का रेसिप्रोकल कर देंगे, लेकिन सेंटीमीटर है तो पहले मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ताकि मीटर बन जाए, फिर उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपके जो स्क्रीन पे आएगा वो ऑप्शन हो जाएगा। दिखा देता हूँ मैं। जैसे अब 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये पर मीटर हो गई ग्रेटिंग, सही है, रूलिंग ये आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल कर दें, जो मोड के नीचे वाला होता है शिफ्ट अपॉन कर देता है, ये देखें आ गया ये अपॉन में। इसको अब मैं रेसिप्रोकल के लिए SD मोड दबा दूंगा तो अपॉन कर दे, उसको डेसिमल कर देगा। देखिए 5 एक्सपोनेंट -6। क्या सीखा कि ग्रेटिंग एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ लाइंस पर लेंथ ऑफ ग्रेटिंग
रेसिप्रोकल करके आ जाती है। बस ध्यान रखिएगा कि सेंटीमीटर दे रहा है और मीटर में ऑप्शन है तो गलती ना हो। पहले मीटर है तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल है, जो सेंटीमीटर से मीटर पहुंचना है तो कन्वर्ट भी करेंगे यूनिट्स। सही है। चैप्टर 10 डीसी सर्किट्स का है, इसका जवाब आ जाएगा रिमेन्स द सेम, क्योंकि रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पे जाती है और किसी चीज़ पे नहीं। अच्छा ये एमसीक्यूज भी बुक से थोड़ी सी चेंज, बुक में इस तरह की है लेकिन ये नहीं है। अब उसने कहा कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो होते हैं ना उनका मैग्नीट्यूड इस तरह निकलता है, रूट में स्क्वायर करके। पाइथागोरस थ्योरम से 4 का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर कर दें, क्या है 16 + 9 25, 25 का रूट ले लें और ऑप्शन ढूंढें। आपके सामने ये रहा 5, लेकिन शर्त है कि देख लीजिएगा परपेंडिकुलर में ये थ्योरी चलेगी, हर वक्त नहीं चलेगी। समझ में आ रही है बातें? गुड। उसके बाद रैंडम एरर चैप्टर 1, ये तो मैट्रिक में ही पढ़ते थे। अगर हम एक से ज़्यादा रीडिंग लें और उसकी मीन निकालते जाएं तो मिनिमाइज या एलिमिनेट हो जाएगी। चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स। अच्छा ये भी बुक में नहीं है लेकिन बच्चों वाला 9-10 में आपने किया होगा। कह रहे ऑब्जेक्ट को गिराया बॉडी को ऊपर से तो 2 सेकेंड में कितनी वो फॉल करेगी बताएं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, H = VIT + ½ GT²। अब ऊपर से चूँकि नीचे गिरी है तो इसका VI 0 हो जाएगा, तो ये हिस्सा तो 0 हो गया। अब T कितना है 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर करें 4 से 2 कट गया, यानी ये 1/2 × 9.8 × 2 का स्क्वायर 4, तो 9.8 × 2 से क्या आ गया 19.6। लेकिन ये रेडियन की वाली एमसीक्यूज ये मज़ेदार है। तो 3 सेकेंड कहते, 4 सेकेंड कहते, बस इस चीज़ को याद रखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल की लगेगी कंडीशन। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 7 के बर्नौली इक्वेशन जो है उसने ये कहा था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहती है। कंप्लीटली सबमर्ज्ड वो अपने वॉल्यूम को डिस्प्लेस करता है, पास्कल्स लॉ और आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 6 में। सही है जी। अच्छा 8 का सॉल्यूशन यहाँ गया था, अब यहाँ पे 15 तक हो गया, 16 17 रह गए। अच्छा ये डेफिनेशन है कि थ्योरी में से दी है बुक की, एक्सरसाइज में ये एमसीक्यूज नहीं है। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अगर आप जाके देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का चैप्टर तो आपको मिलेगा। 2 चार्जेस ही बिल्कुल वर्ड टू वर्ड चैप्टर 8 में, तो कूलम्स लॉ लगा दें 2 × 2 = 4 हो जाएगा। लेकिन इसमें डिस्टेंस वाला भी आ सकता है इस तरह से, ये वैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके इसमें देखिएगा KQ1 Q2/R²। तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो 2 × 2 = 4 हो गया। तो ये तो एमसीक्यूज हैं। ठंडी गर्म मिक्स थी आदम जी की, ठंडी गर्म इसलिए मिक्स के तकरीबन 4 से 5 बुक की नहीं है, बाकी बुक की हैं। इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम में भी सारी वर्ड टू वर्ड बुक की हैं, गारंटी नहीं है। ओके, अब आएंगे इसके सेक्शन बी और सी के। हम पहले तो ये तस्वीर ले लें या इसकी मैं PDF कोशिश करूँगा डाल दूँ, क्योंकि इसकी PDF जो है बड़ी डल आएगी। ये लेफ्ट पे सारी लिस्ट है। अच्छा आदम जी वालों ने थोड़ी वो की है, कंजूसी का लफ्ज़ सही नहीं है बोल रहा हूँ एक ही जगह पे और है, तो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिए कहाँ पे और है। एक सवाल में 2 सवाल हैं, यूँ समझे कि ये गैस पेपर है एक तरह का। ठीक है, 8 न्यूमेरिकल दिए उन्होंने भी, मॉडल पेपर में भी 8 थे। ये इस बात का सबूत हो रहा है कि सेक्शन बी में न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे आउट ऑफ 14। तो न्यूमेरिकल्स में बहुत भारी हाथ रखें। तस्वीर आप ले रहे हैं, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे जाऊंगा। ठीक है, ये वर्ड टू वर्ड न्यूमेरिकल है चैप्टर 1 का। डायमेंशनल एनालिसिस वर्ड टू वर्ड बुक की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्योरी है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बैंक कर्व। अच्छा एस्केप वेलोसिटी वाला सवाल जो है मॉडल पेपर में भी था, ये मॉडल पेपर में कॉमन है। ये भी बता दूंगा कि कहाँ कहाँ मॉडल पेपर कॉमन है। सही, मॉडल पेपर वालों ने ये भी दिया था। अच्छा न्यूमेरिकल्स जो है उन्होंने एक भी मॉडल पेपर के नहीं दिए हैं, लेकिन थ्योरी सारी मॉडल पेपर की सेक्शन सी में है। यंग डबल स्लिट मॉडल पेपर में भी है। ठीक है, उसके बाद
स्टेशनरी वेव्स मॉडल पेपर में भी है, ठीक। उसके बाद बर्नौली इक्वेशन मॉडल पेपर में भी है, और के बाद वाला है सवाल, ठीक है। उसके बाद मोशन, ये वेक्टर्स का एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट मेथड, ये मॉडल पेपर में भी है, सही है। उसके बाद स्टैंडिंग वेव्स वाला सवाल, ये भी मॉडल पेपर में है, और प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल का सवाल जो और करके है ये भी मॉडल पेपर में है। इन्होंने सिर्फ 2 सवाल मॉडल पेपर से हट कर दिए हैं, एक ये इलास्टिक कोलिजन वाला, लेकिन ये मैंने इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन और डॉपलर इफेक्ट, इसको मैंने इंपॉर्टेंट में निकाला हुआ है नेक्स्ट सीटिंग में। तो ये तो सेक्शन सी तो पूरा लग गया हमारा माशाल्लाह, बोर्ड में भी अल्लाह करे लगे। अब आ जाए न्यूमेरिकल्स पर, कुछ न्यूमेरिकल्स उसने चेंज किए हैं, ठीक है, वो मैं कराता जाऊँगा आपको। एक न्यूमेरिकल उसने चेंज किया है 2 का 8, ये एक गोल्फ बॉल है जो कोलाइड कर जाती है एक स्टील बॉल से। स्टील बॉल रेस्ट में अगर कोलिजन इलास्टिक हो तो दोनों की फाइनल, अच्छा इस जैसा बुक में सवाल है लेकिन वो कार और ट्रक वाला है, उसमें ट्रक तो घसीटता वाले जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क है कि दोनों आगे पीछे टकरा के रिबाउंड होंगे, यानी कि ये हल्का बॉल एक है गोल्फ का और ये एक बड़ा बॉल है स्टील का, ये जाके टकरा जाता है इससे। तो क्या होगा कॉमन सेंस कि सेब अगर तरबूज से टकरा जाए और तरबूज रुका हुआ या बैठा हुआ हो अपनी जगह पे, तो क्या होगा, थोड़ी अकल लगाएं, ये हल्का सा मूव कर जाएगा और ये रिबाउंड हो जाएगा, ऐसे ही होगा। अब देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या हुआ। गोल्फ बॉल का मास दिया था, उसको किलोग्राम बनाया, ठीक है। इसके बाद गोल्फ बॉल की इनिशियल वेलोसिटी दी थी कि जिससे जाके टकराए, इनिशियल जो है तो ये u1 u2, और जो टकराने के बाद की होती है वो होती है v1 v2। देखिए इसका सेक्शन सी में उन्होंने थ्योरी जो थी उसका न्यूमेरिकल भी दे दिया। स्टील बॉल जो रुका हुआ था, अच्छा इसमें 1 2 का ध्यान रखिएगा, 1 ले रहा हूँ मैं गोल्फ बॉल को और स्टील बॉल को ले रहा हूँ मैं 2, 1 1 2 2, जाके मेरी वीडियोस भी देखिएगा। ये 1 2 बड़ा अहम होता है, जब चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल में करा रहा था उस वीडियो में देखिएगा कि 1 2 का सिलेक्शन, जैसे बुलेट और गन, एक 1 2 मिक्स हो गया, गलत हो जाएगा सारा। मास ऑफ स्टील बॉल को 2 लिया है, किलोग्राम, किलोग्राम ऐसा यूनिट, रेस्ट में है वो स्टील बॉल, तो इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब दोनों की फाइनल पूछ रहा है, इसमें आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जो हमने डेरिवेशन भी की हुई है सेक्शन सी के लिए, कि ये v1 की, यानी हमारे यहाँ पे v1 गोल्फ बॉल है उसका हो जाएगा। अब इसमें बस पुट सही से करें, m1 m2 की वैल्यू यहाँ से उठाएं 0.1 और 8, देखें ये वही बात आई, छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं तो माइनस में जवाब आ गया, कैलकुलेटर सही चलेगा। और फाइनल ये इस स्टील बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग, कैलकुलेटर मत चलाएं, 0 इंटू एनीथिंग 0 होकर हो गया, फारिग, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इससे भी आप कैलकुलेटर चलाएं, दिस माइनस दिस प्लस दिस। अच्छा मल्टीप्लाई अलग कीजिएगा, डिवाइड अलग, कई मरतबा बोल चुका हूँ, फाइनल अब बोर्ड एग्जाम में एहतियात रखिएगा, प्रेजेंटेशन इससे आगे आपका मीटर बढ़ता है। माइनस आ गया रिबाउंड, यानी टू द लेफ्ट, कि हल्का बॉल जो गोल्फ का था वो टकरा के पलट गया, लौट गया। दूसरा फार्मूला ये होता था सेकंड ऑब्जेक्ट का या सेकंड स्फीयर का, अब यहाँ पे सेकंड स्फीयर स्टील बॉल है। अच्छा इसको याद करने का तरीका बड़ा अच्छा सा है, बता दूँ, इसमें देखें 1 2 इधर है माइनस, इसमें हो जाएगा m2 m1 उधर माइनस, रिफ्लेक्शन, आईना रख दे सामने, इधर 2 m2, इसमें देखें 2 m1 रिफ्लेक्शन, 1 से 2 याद करने की ट्रिक। अब ये 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया, यहाँ पे m1 m2 सही से रखें डेटा में से, यानी गोल्फ बॉल का 0.1 और स्टील बॉल का 8 प्लस 0.1 8.1, ऊपर का तीनों मल्टीप्लाई, ये देखें मामूली सा तरबूज यानी स्टील बॉल हिल गया हल्का सा, देखें 0 पॉइंट हल्का सा मामूली सा, और गोल्फ बॉल रिबाउंड हो गया। अच्छा न्यूमेरिकल है। वैसे अंदर की बात बताऊँ, अगर आप लोगों का 20 ईयर पेपर हो तो ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस बोर्ड बहुत पहले का, मेरे पास है ना खजाने पुराने, तो इसलिए मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, आदमी वालों ने अपने पास से नहीं दिया, ये बोर्ड पेपर में आया हुआ है, अगर आपके पास इतने पुराने पेपर हो। 2 का 9 में उन्होंने थोड़ा सा बदला है, लेकिन इस जैसा बुक में सवाल है प्रोजेक्टाइल का। 2 के 9 में वो कह रहा है कि 2 एंगल ऐसे हैं जो मार्टर शेल को फायर करने के लिए बन रहे हैं 15 और 75 डिग्री,
मार्टर शेल इनिशियल वेलोसिटी से फायर हो रहा है 98 मीटर पर सेकेंड। तो दो चीज़ें बताइए, कैलकुलेट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कि कितनी दूर जाके वो मार्टर शेल गिरेगा, एंड मिनिमम टाइम नोट कीजिएगा, मैक्सिमम टाइम नहीं, मिनिमम टाइम। प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर कौन सा हुआ बेटा 2। वैसे मैंने ये दिखा दिया किस किस चैप्टर के, वो फिर एंड में दिखा दूंगा। मार्टर शेल की इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में वी नॉट लिखते हैं क्योंकि ग्राउंड लेवल से जाती है वो चीज़ यूँ करके, तो यहाँ से जो चीज़ जाएगी उसको हम वी नॉट से ज़ाय करेंगे। इसके लिए भी जाके देखिएगा चैप्टर 2 के मेरे न्यूमेरिकल्स की वीडियो, उसमें मैंने प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल समझाया है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए प्रोजेक्टाइल यानी अगर ये 15 डिग्री है और ये अगर 75 डिग्री है, तो ये अंदर की बात बता रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल एक जगह पे गिरेगा अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 हो। 15 + 75 इज 90, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब रेंज पूछ रहे हैं कितनी दूर जाके गिरेगा ये अपने इनिशियल पॉइंट से r, और कम टाइम, इसको ध्यान रखिएगा, कम टाइम उस वक्त होगा जब कम एंगल बने। जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हैं देखते हो, तो जब नीचे वाली हाइट पे बॉल जाएगा तो कम वक्त में पहुंच जाएगा फील्डर के पास, ऊंचा जाएगा तो वो पोजीशन बना लेगा, देर में उसके पास पहुंचेगा, कैच कर लेगा आराम से। प्रैक्टिकल बात बता दी। अब रेंज का बस फॉर्मूला याद हो, पुट एंड गेट वी नॉट 98 उसका स्क्वायर करें, थीटा जो है वो 15। अच्छा, थीटा कोई सा भी रखें क्योंकि यहाँ पे अभी देखें 15 × 2 30 का। अब मैं आपको एक गेम दिखाऊँ, यहाँ पे अभी रखें 75 × 2 क्या होगा, अगर आप में से कोई मैथ्स का स्टूडेंट मुझे देख रहा है तो 75 × 2 हो जाएगा 150, ठीक है। 150 का साइन निकालें खुद ही से, 150 का साइन वही आएगा, स्क्रीन पे देखिएगा, तैयार है, आया 1/2 यानी 0.5। इसको कहते हैं मैजिक ऑफ मैथ्स, यानी चैप्टर नंबर 12 मैथ्स का, यानी पीरियोडिक फंक्शंस। साइन थीटा इज अ पीरियोडिक फंक्शन, तो देखें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही सेकंड में, तो साइन 30 आगे 0.5 मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, यानी कि 490 मीटर दूर जाके वो मार्टर शेल गिरेगा और दुश्मन हलाक हो जाएगा। दूसरा सवाल था कि मिनिमम टाइम बताएं, तो मिनिमम टाइम उस वक्त आएगा जब एंगल स्मॉलर वाला साइड पे लिखे हैं कि अगर वो मैक्सिमम टाइम पूछता तो बड़ा एंगल रखते, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 थीटा नहीं है फॉर्मूले में, 15 से अलग आ जाएगा, 75 से अलग आ जाएगा, सही है। अगर मैक्सिमम टाइम पूछता तो थीटा बड़ा वाला रखते यानी 75 वाला, समझे, क्योंकि यहाँ पे देखें अभी देखो 75 का साइन अलग आ जाएगा, साइन ऑफ 75, ये देख लें क्या आ गया 0.96 कुछ आ गया, देख रहे हैं, जबकि इससे क्या है 0.25, सीखते जा रहे हैं, एक्सीलेंट। अब इससे कम टाइम में वो मार्टर शेल गिर जाए। अच्छा, यहाँ पे मिनिमम ही उसूलन पूछना चाहिए, लॉजिकल और प्रैक्टिकल, वरना ज़्यादा ऊंचाई पे फेंक देंगे वो वहाँ से दुश्मन भाग जाएगा, समझ में आई बात। हम सब करें, ऊंचे एंगल पे फेंक दें अगर बम, तो वहाँ से बंदे ही भाग जाएगा भैया, वहाँ से दुश्मन ही भाग जाएगा, समझ में आ रहा है। तो प्रैक्टिकल तो ये, लेकिन पेपर बनाने वाले का भरोसा नहीं है ना कि वो आपसे जो है कोई अंदर की बातें पूछ ले कि भाई मैक्सिमम टाइम बताओ, क्योंकि आपके पास खुदा ना खासा फर रहा है, नकल करते हो। 2 के 10 में लिखा है गिटार स्ट्रिंग, चैप्टर 11 का, आगे बुक में नहीं है। अच्छा, ये भी मजे की बात है ना, ये जो मैंने अभी करा है ना मार्टर शेल का, ये भी प्रीवियस बोर्ड में आया हुआ है। अगर आपके पास 20 ईयर हो ना, आप ऐसे कोचिंग में कहीं पढ़े हो, 20 ईयर में सारे मिल जाएंगे आपको आदम जी के, कोई भी न्यू नहीं है, यानी बिल्कुल 0 मीटर नहीं है, ये भी 20 ईयर में। गिटार वाला भी 20 ईयर में। गिटार स्ट्रिंग जो है वो उसकी लीनियर डेंसिटी दी हुई है, टेंशन दिया हुआ है, सही है। 2 फिक्स सपोर्ट कितनी दूर है, यानी कि वो नोट्स जो अभी दिखा रहा था एमसीक्यूज में, नोट्स कितनी दूर है, 3 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रहा है। अच्छा, ये सेक्शन सी में जो है स्टैंडिंग वेव, उसका न्यूमेरिकल है। गिटार की स्ट्रिंग फिक्स होती है ना, अगर गिटार या सितार या आपने देखा हो म्यूजिकल, तो उसके किनारे जो होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, स्ट्रिंग टाइट लूज करते हैं तो म्यूजिक बजती है। अब स्पीड पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ठीक है जी, नो टेंशन। पुट एंड गेट का न्यूमेरिकल है। लीनियर डेंसिटी का सिंबल म्यू होता है, नोट करें। ग्राम को किलोग्राम बनाएंगे डिवाइड बाई 1000 करके, ठीक है, तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर, ऐसा यूनिट। टेंशन का टी है। डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, यानी यहाँ से 3 लूप्स हैं, ऐसे 1 2 3,
तो यहाँ से यहाँ तक ये L हो गया, ठीक है। L इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लूप्स हो गए 3, समझ रहे हैं। L हो गया हमारा सेंटीमीटर से मीटर डिवाइड बाई 100 से। सेगमेंट दिए गए 3, तो ये n नंबर ऑफ सेगमेंट्स या लूप्स। स्पीड का सिंबल v, वेवलेंथ का लैम्डा, फ्रीक्वेंसी का f। अब ये बस याद हो कि स्टैंडिंग वेव्स यानी स्टेशनरी वेव्स की वेलोसिटी स्पीड का फार्मूला क्या होता है, √t/μ। अच्छा, ये मैंने उधर अपने वीडियो में बुक का जो इसका जैसा न्यूमेरिकल है वो कराया, लेकिन यहाँ पे ये प्रीवियस बोर्ड में मिलेगा, बुक में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा चेंज है बुक में। अब यहाँ टी रखे, म्यू रखे, कन्वर्जन वाला ध्यान से, कन्वर्जन वाली वैल्यूज रखी, कैलकुलेटर चलाया, रूट लिया, मीटर पर सेकंड में आ गई स्पीड। अब एल, अच्छा एल का ओरिजिनल फार्मूला ये नहीं होता, एल का ओरिजिनल फार्मूला होता है ये n λ/2। अब एक लूप है, 2 लूप है, 3 लूप है, क्योंकि अभी जो एमसीक्यू बताई देखें, एक लूप का λ/2 होगा आधी वेव, 2 लूप की पूरी एक वेव बन जाएगी λ/2 प्लस λ/2। अब ये गेम है, साइड पे लिख लें, 1 लूप बोल दे, 2 लूप बोल दे, 5 लूप बोल दे, λ/2 बढ़ाते जाइएगा तो ये देखिए 3 टाइम्स हो गया 3 लूप का, 3 सेगमेंट्स का, समझ रहे हैं। तब मेरे साथ फ़ायदा है ना, बोर्ड एग्जाम करीब है भाई। अब इसमें लैम्डा अलग कर लें, फार्मूला में 2 उधर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, वैल्यू रखें, कैलकुलेटर चलाएं तो वेवलेंथ आ गई मीटर, सॉरी वेवलेंथ आ गई भाई गलत मीटर में। वेवलेंथ इज द लेंथ ऑफ वेव इन मीटर, करेक्शन। फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी फार्मूला होता था ये 9-10 क्लास में, v इक्वल टू f लैम्डा, f इससे हो जाएगा v/λ, क्रॉस मल्टीप्लाई, वैल्यू रखें, ये जो वैल्यू आई ऊपर, ये वैल्यू आई नीचे, देख रहे हैं ये लिंक न्यूमेरिकल है, ये सही आएगा तो ये सही आएगा न्यूमेरिकल, तो डिवाइड करा, हर्ट्ज में होती है फ्रीक्वेंसी। मज़ेदार न्यूमेरिकल है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि सर कहाँ से आए कहाँ से आए, तो बेटा आप प्रैक्टिस करें, फॉर्मूले याद करें, नए सवाल में भी हाथ डालें कि इंशाल्लाह हम सही करेंगे, डरने से थोड़ी मसले होंगे। जेजेसी के साथ आप हैं तो अंडरस्टैंडिंग करें, ताकि नए सवाल में भागे नहीं, डरे नहीं, कॉन्शियस हो, रफ वर्क पे देखें कि ये न्यूमेरिकल इस जैसा मैंने कोई किया है साल भर में, बिस्मिल्लाह करके अटेम्प्ट करें, इतनी सी है बात। अच्छा 2 का 14, ये भी प्रीवियस बोर्ड में 20 साल में मिलेगा आपको। इसमें वो कह रहा है, अच्छा और के बाद वाला ये वो कह रहे हैं डायमीटर जो है न्यूटन रिंग का, चैप्टर नंबर 13 आ गया, 10th रिंग है, ब्राइट है, उसका डायमीटर दे रहा है, उसकी वेवलेंथ दे रहा है जो लाइट यूज़ हो रही है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ उस लेंस का, और एयर फिल्म की थिकनेस। अगर आप लोगों ने ये थ्योरी पढ़ी हो न्यूटन रिंग, तो उसमें ऐसा मंजर होता है कि एक लेंस होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जो है वो लाइट फॉल होती है इस तरह, तो नीचे रिंग्स बनते हैं बड़े खूबसूरत से, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। तो ये जो होता है लेंस, ये बड़ा होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r होता है, रिंग्स छोटे छोटे बनते हैं तो इसका रेडियस ऑफ रिंग स्मॉल r होता है, और यहाँ पे एयर फिल्म ट्रैप हो जाती है, ग्लास प्लेट के ऊपर ये लेंस रखा होता है, तो उस की थिकनेस होती है स्मॉल t। थ्योरी भी मैंने हल्की सी बता दी, वरना ये बड़ा डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है सेक्शन सी का, इस साल के लिए कम इम्पॉर्टेंट है। 10th ब्राइट रिंग, नंबर ऑफ रिंग हो गया 10, डायमीटर दिया हुआ है, सवाल देखिएगा मैं एंड आपको स्नैप के लिए दे दूंगा। 10th रिंग है तो डायमीटर दिया हुआ है, देखिए डायमीटर ऑफ, डायमीटर को रेडियस बनाना होगा क्योंकि फॉर्मूला है रेडियस का, ये देखिए रेडियस ऑफ रिंग, तो डायमीटर से रेडियस बनता है डिवाइड बाई 2 से, क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ठीक है। डिवाइड बाई 2 से आ गया रेडियस, वेवलेंथ दी हुई है एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम यूनिट में 10 की पावर -10 मीटर होता है। अगर नैनोमीटर दे देता तो इसमें 10 की पावर 9 से जाते आप, वैसे बुक में जितने न्यूमेरिकल में नैनोमीटर के, चूँकि इन्होंने ये ओल्ड बुक से उठाया है, बल्कि ओल्ड बुक में भी नहीं था, ये प्रैक्टिस के लिए उन्होंने दिया है प्रीवियस बोर्ड में से 15-20 साल पुराने पेपर में आए थे। तो वेवलेंथ को मीटर बनाएंगे, मीटर रेडियस बनाएंगे डायमीटर से। अब पुट एंड गेट है, अब r चाहिए हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R और थिकनेस ऑफ स्मॉल फिल्म स्मॉल t। आप जानते हैं सर जब बात को जेजेसी को फार्मूला मेकिंग पहले करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा ताकि रूट के अंदर का r बाहर आ जाए, फिर फार्मूला मेकिंग करूँगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। अब वैल्यू रख दें, रेडियस ऑफ 10th रिंग क्या दिया हुआ है, डिवाइड के बाद
जो हमने कन्वर्ट किया वो रखा, इसका स्क्वायर, लैम्डा वेवलेंथ कन्वर्ट के बाद किया वो रखा, एन कौन सा रिंग है भाई 10वां। अच्छा रिंग का नंबर मत रख दीजिएगा, 10वां रिंग बोले 15वां रिंग बोले वैल्यू बदलती रहेगी। 10 माइनस हाफ होता है 9.5, मल्टीप्लाई अलग डिवाइड अलग, वर्टिकल कीजिएगा, मैंने जगह बचाने के लिए यूँ कर दिया, आप वर्टिकल बोर्ड में कीजिएगा। प्रेजेंटेशन देख लें, हेडिंग वेडिंग साफ सुथरी, डिवाइड किया, ये आ गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस मीटर में। थिकनेस का फॉर्मूला ये होता है आर स्क्वायर अपॉन 2r, आर जो सवाल में हमने कन्वर्ट किया था वो रखे उसका स्क्वायर, यानी एक तरह से यहाँ से सेम आ जाएगा ये वाला स्क्वायर, और अपॉन में 2r। आप देख रहे हैं ये भी लिंक न्यूमेरिकल है, अगर r सही आया होगा तो यहाँ सही पुट होगा लिंक, जैसे वो पिछला हम कर रहे थे गिटार की स्ट्रिंग वाला, एक वैल्यू सही तो दूसरे पार्ट की वैल्यू सही। अब इसमें स्क्वायर करें एहतियात से, ये तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, फिर डिवाइड करें, थिकनेस आ गई मीटर में, लेकिन 10 की पावर -6 का मतलब होता है माइक्रो, इस वजह से हमने इसको बेहतर है कि लिख दें माइक्रो में, ना लाजमी नहीं है, बेहतर है। बेहतर का मतलब होता है कि टीचर के पास उसके यूनिट्स हल्के वाले रखे हुए होंगे। ठीक है जनाब, आखिरी न्यूमेरिकल है 2 का 12, ये भी प्रीवियस बोर्ड में से इन्होंने दिया है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस आदम जी की, इससे दिमाग खुलेगा, यानी कोई नई चीज़ नहीं है, आउट ऑफ बुक नहीं है, फॉर्मूले पता हो, उसका यूज़ आता हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 12वें पार्ट में कह रहा है वो कि यंग्स डबल स्लिट का न्यूमेरिकल है, 2 पैरेलल स्लिट्स, जहाँ भी आ जाए समझ जाए चैप्टर 13 यंग्स डबल स्लिट। अच्छा ये इन्होंने प्रैक्टिस पेपर बना दिया है, एक चीज़ अंदर की बता दूँ, एक ही चैप्टर के 2-2 न्यूमेरिकल दे रहे हैं, एक ही चैप्टर की 2-2 थ्योरी दे रहे हैं, ऐसा बोर्ड में नहीं होगा। यहाँ पे देखें एक ही चैप्टर की 2-2 चैप्टर 5 की थ्योरी दे दी उन्होंने, वर्क एनर्जी इक्वेशन भी दे रहे हैं, स्केप वेलोसिटी भी, तो प्रैक्टिस के लिए तो अच्छा है, लेकिन इसको ये मत समझिए कि पेपर है, क्योंकि एक ही चैप्टर के 2-2 सवाल हर तरफ दिए हैं उन्होंने, और कुछ चैप्टर दिए ही नहीं है सिरे से। अब यंग डबल स्लिट में वो कह रहा है, सवाल पढ़ने भाई, वो ये कह रहा है कि 2 अलग अलग वेवलेंथ लाइट से इल्यूमिनेट किया हमने स्लिट्स को, एक की वेवलेंथ नोन है 6 एक्सपोनेंट -7 मीटर, जहाँ पे 4th डार्क लाइन आ रही है, 4th डार्क लाइन, और दूसरे नंबर पे वो कह रहा है कि वो कोइंसाइड कर रही है उसी जगह पर, क्योंकि जहाँ पे इंटरफेयर होगी वहाँ पे इंटरफेरेंस के बाद रिजल्ट आता है ना उसका, 5th ब्राइट फ्रिंज से जिसकी वेवलेंथ अननोन है। अब इसको समझना है, 4th डार्क 5th ब्राइट से कोइंसाइड कर गई, क्योंकि पहले एक अलग सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट यूज़ की थी, फिर दूसरी अलग, यानी यूँ समझिए एक सेवर लगाया था वो हटाया फिर दूसरा लगाया, तो हुआ क्या, चूँकि दोनों सेवर की वेवलेंथ अलग अलग थी, तो जिस पोजीशन पे, यूँ समझ लेंगे जिस पोजीशन पे यहाँ पे पहले ब्राइट आई 5वीं, उसी पोजीशन पर आ गई बाद में डार्क 4थी। हुआ कब ये, जब आपने पहले एक अलग वेवलेंथ की सोर्स इस्तेमाल की, ठीक है, डार्क के लिए, डार्क 4th है, यानी ये वाली ब्राइट हो गई सही, और ये है डार्क, यानी डार्क की 4th लाइन ब्राइट की 5th लाइन से मिल गई, तो बताएंगे वेवलेंथ क्या है उस अननोन की, यानी ब्राइट की, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब समझ में आ गई कहानी, अब कर लें फटाफट फारिग। नॉन वेवलेंथ यानी डार्क लाइन की दी हुई है, तो डी फॉर डार्क लिख दिया मैंने, बी ब्राइट 5वां है, डार्क 4था है, तो उसका नंबर 4 और 5 लिख दिया। अननोन वेवलेंथ ब्राइट की है, तो उसके लिए लैम्डा बी ब्राइट का लिख दिया। ओके यहाँ तक। अब आपको सिर्फ पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस का फॉर्मूला आना चाहिए, ये तो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट भी है, सेक्शन सी में भी आया हुआ है, बोर्ड में आने का बहुत चांस है यंग्स डबल स्लिट का। ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का ये फॉर्मूला होता है m लैम्डा एल बाई डी, और डार्क का होता है m प्लस हाफ लैम्डा एल बाई डी। अब चूँकि स्क्रीन तो दूर करीब नहीं करेंगे हम, ना स्लिट्स को यानी खिड़की को भी दूर करीब नहीं करेंगे, तो ये बी और डी नहीं होगा, ये तो सेम सेम कट जाएगा, सिर्फ वेवलेंथ बदलेगी क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट बदल रहे हैं, और नंबर ऑफ फ्रिंज बदलेगी क्योंकि पोजीशन बदल रही है। सही। अब पुट एंड गेट है, डार्क कौन सी है भाई, 4थी, 4 रख दें। ब्राइट कौन सी है भाई, 5वीं, 5 रख दें। डार्क की नोन है 6 एक्सपोनेंट -7, वो रख दें। अननोन आने जा रहे हैं फटाफट, तो ये 4 प्लस हाफ होता है 4 एंड हाफ, यानी 4.5, 5 डिवाइड में आ गया,
कैलकुलेटर चलाया। चूँकि नए सिलेबस में नैनोमीटर को टीचर फॉलो कर रहा है तो इसलिए हमने इस मीटर को, क्योंकि 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं, कन्वर्ट कर दिया नैनोमीटर में 540। तो ये है तकरीबन 5 न्यूमेरिकल। और ये एक और भी है 2 का 13। 2 के 13 में क्या कह दिया उसने भाई, 2 कार्स। अच्छा इस जैसा तो बुक में है, ये खुद कर लेंगे आप लोग। ये उसका डॉपलर इफेक्ट है, डॉपलर इफेक्ट की थ्योरी भी दे रहा है, न्यूमेरिकल भी। वो कह रहे हैं दोनों कार एक दूसरे की तरफ आ रही है। अच्छा इसमें एक चीज़ बता दें, इसमें एक मिस प्रिंटिंग है। अगर टुवर्ड्स ईच अदर लिखा हुआ है, देखिए कहीं लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है टू ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे के करीब आ रही है, ऐसा मतलब है। यानी पहली गाड़ी इस तरफ जा रही है, दूसरी भी इस तरफ आ रही है। तो अब आप लोगों ने पढ़ा भाई डॉपलर इफेक्ट। तो अगर ओरिजिनल वो 3000 हर्ट्ज एमिट कर रही है, देखें 3000 हर्ट्ज, तो कम कैसे हो सकती है? तो ये मिस प्रिंटिंग है, 3400 हो गई है, करेक्शन। क्योंकि अगर अवे बोलते अवे, तब ये 2400 यानी कम हो सकती है। क्योंकि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस व्हेन वी मूव टुवर्ड्स एंड डिक्रीज व्हेन वी मूव अवे। तो ये केस 3 हो गया डॉपलर का, जिसमें क्या था, सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर लिसनर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो इसमें प्लस ऊपर आता है, माइनस नीचे। केस 3 है ये डॉपलर इफेक्ट का, जाके देखिएगा, थ्योरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। अब 3000 एक्चुअल जो है वो एफ से, और जो ऑब्जर्व्ड है यानी अपेरेंट है वो एफ डैश से। स्पीड ऑफ साउंड एयर की दी हुई है सवाल में, अगर ना दी हो तो इम्तिहान के लिए समझ लें कि एयर में कराची जैसे शहर में या सिंध जैसे सूबे में 340 इसकी वैल्यू हम लेंगे आमतौर पे, क्योंकि यही होती है। ये भी टॉपिक था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, आवाज़ की रफ्तार बढ़ती है गर्मी के साथ, ठीक है। तो देखिए थोड़ी सी बढ़ गई ना 332 से। चले भाई थ्योरी मैंने बता दी, बोर्ड के इम्तिहान के करीब रिवीजन भी करा दिया सर ने। अब पुट एंड गेट करें। अच्छा उन्होंने कहा विद द सेम स्पीड, विद द सेम स्पीड, विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड। जब सेम स्पीड है तो हम दोनों के v को एक जैसा ले लेंगे, ऑब्जर्वर का o और s को हटा के डैश कर देंगे, क्योंकि बोथ कार्स आर मूविंग विद द सेम स्पीड। अब आप लोगों को आसानी आती है, f कर दें अपॉन में, क्योंकि ये हमें पता है, ये हमें पता है, v पता है, तो v डैश अलग करेंगे। अब सर जब बात f डैश अपॉन f, करेक्शन बता दिए 3000 और 3400 है, ठीक है। डिवाइड कैलकुलेटर से करें, 3 डेसिमल तक वैल्यू रखें स्पीड ऑफ साउंड की 340, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें, पहले से इसको फिर इससे, ठीक है। ये अपॉन क्रॉस हो के अलग हो गया। अब v डैश एक तरफ करें, v एक तरफ करें, तो ये उधर जाके प्लस और ये गिनती इधर आके माइनस। वैल्यू एक तरफ, v डैश एक तरफ। कुछ ना लिखो तो वहाँ 1 होता है, 1 और 1.3 मिलकर हो गया 2 पॉइंट। अब ये डिवाइड में जाएगा। अच्छा यूँ कभी लिखो तो परेशान नहीं हुआ करें भाई, 5 = 3x, तो ये हो गया 5/3 = x। तो हम लिख सकते हैं भाई x = 5/3, समझे। यूनिट स्टूडेंट के लिए मैं परेशान होता है कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई उल्टा कर रहे हैं, भाई इसका उल्टा सीधा होता ही नहीं है। तो ये बस देखते हैं जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में जाए, देखिए ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में जाए, ये बस गलती ना हो कि ये अपॉन में 45 लिख दिया तो गलत है। जो मल्टीप्लाई में, देखिए मल्टीप्लाई कहाँ पे इसके साथ है ना, वो अपॉन में जाएगा, सिंपल एज दैट। अब कैलकुलेटर चलाएं तो एक अच्छी रफ्तार से वो गाड़ियाँ चल रही थी 21.25 से। अब तस्वीर ले लें भाई इस आदम जी के पेपर की, चाहे तो फीडबैक कमेंट दिए आप लोग तो मुझे हौसला मिलता रहेगा। सही है भाई, अपना और सबका ख्याल रखिएगा, ख़ास करके अपने वालिदैन का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।